कि सबसे पहले हमें लेखक बनने से पहले हमें पाठक बनना पड़ेगा। और मैं गाँव का दूसरा पुलिसकर्मी था। अच्छा। हाँ, सब घरवाले मना कर रहे थे, नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन मैंने यहाँ भी चुनौतियों को स्वीकारा। पिंटू बोला मम्मी से, मम्मी ऐसा होता क्यों? मेरे जैसे छोटे बच्चे कचरा गंदा बीनते क्यों? पहाड़ जैसा ही है जीवन पहाड़ी औरत का, वो भी तो पहाड़ जैसा जीवन जीती है हमारे लिए, पहाड़ जैसी खड़ी है प्रहरी बनकर। जब टेहरी शहर को मैं अपने अंतर्मन से देखता हूँ तो कभी रोने को जी करता है। तंगत्यानी टांगड़ी, धकदानी जुकड़ी, ढकडानी धौण, धकदानी चाल, रगरानी आँखी, डुबडी तीरी तय देखने आएगी। जितनी लोग भाषाएं होंगी उतनी हिंदी सुदृढ़ होगी हमारी। एक तरफ पुलिस की वर्दी तो दूसरी तरफ साहित्य की दुनिया। एक हाथ में कानून की जिम्मेदारी तो दूसरे हाथ में कलम की ताकत। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने वर्षों तक वर्दी पहनकर कानून और समाज की सेवा की, तो दूसरी तरफ कलम उठाकर शब्दों के माध्यम से समाज की कहानियों को जीवंत किया। वह न केवल हिंदी बल्कि गढ़वाली भाषा के संरक्षण और संवर्धन में भी जुटे हैं। हमारे साथ हैं एक पुलिस अफसर, साहित्यकार डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद त्यागी जी। और अमर उजाला का विशेष कर तो आपने इस प्रकार ब्रॉडकास्टिंग का जो ये कार्यक्रम शुरू किया, इसके लिए भी अमर उजाला का बहुत बहुत शादबाद आभार। सबसे पहले मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। आप एक लंबी पुलिस सर्विस में रहकर आए हैं और पुलिस सेवा में जब आप रहे तभी से आपने लेखन भी शुरू किया, तो कैसे आपके लेखन की शुरुआत हुई? जी त्यागी जी, मैं लेखन बचपन से करता रहा हूँ। जब 5वीं 6वीं में था तब से मैं लेखन, कविताएं, छोटी छोटी कविताएं लिखने लग गया था। सन 73 की बात होगी, जब इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस शासन काल था। उसमें परिवार नियोजन में बड़ा बेहद स्तर पर वो कार्यक्रम चला परिवार नियोजन का। तो मैंने क्या पता मेरे बाल मन में क्या बात आ गई, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। और कविता वो सिर्फ कागज़ क्या होना था घर में, घर गाँव में, मैंने वो करके अब जेब पे डाल दिया। पड़ोस में भाई साहब थे, बड़े थे, काफ़ी बड़े। उन्होंने मेरी जेब ऊँची थी कि उन्होंने कहा कहीं बीड़ी वाड़ी तो नहीं रखी इसने जेब में। तो उन्होंने कहा काहे क्या है जेब में, क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं करके दबाया जेब, छोटा बच्चा। उन्होंने कहा नहीं बताओ। देखा तो उन्होंने कविता देखी, उन्होंने तो मुझे पता नहीं है वो कविता है क्या है, कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बस मन के भाव थे जी जो जी, आपने मन के भाव थे कागज पे उतारे और उन्होंने वो अपने पास रख दिया। बात गई, मुझे कोई पता नहीं कब तक वो अपने भाई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वापस मांगूं। जब मैं 11वीं में इंटर कॉलेज में गया तो उनके बेटे भी, मेरे जो जूनियर था, उसने कहा पापा नहीं आपकी कविता ना रामायण के अंदर रखी है। अच्छा। बस मैंने तब से पीछा नहीं देखा। मैंने कहा रामायण के अंदर है तो कुछ न कुछ बात है। तब से मेरा लेखन शुरू हो गया। तो सबसे पहले जब गोविंद प्रसाद गैरवाले जी विधायक थे टिहरी के, तो उनका हिमालय दर्पण करके एक हिमालय और हम जी अखबार निकलता था, उसमें एक कविता छपी थी प्यारू हिमालय। हालांकि वो प्रति नहीं मिल पाई थी, छोटा बच्चा था मैं, इतना वो नहीं। तब से मेरा लेखन शुरू हुआ और पुलिस में आया को 1-2 साल के लिए तो थोड़ा वो सब हुआ, लेकिन मैं फिर अपना जारी रहा। पहले मैं कविताएं लिखी, गीत लिखी, रामलीलाओं में और नाटकों में इस प्रकार भाग लेता रहा। लेकिन जब बाद में आया तो फिर मैं कहानी लेखन की तरफ गया, बच्चों के उसमें भी गया। लेख भी लिखे आपके अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, सारा समय में, हिंदुस्तान टाइम्स में, सारा टाइम्स में, बद्र विशाल में, मैगजीनों में, जो भी जितनी मैगजीन है तकरीबन सारी मैगजीनों में लेख आते थे, सभी विधाओं में। कौन से पसंदीदा लेखक थे जब आप मेरे उनको पढ़ते थे? हाँ, मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं जब बचपन में था, हम तो जो हिंदी की किताबें हमारी होती थी, और जो हिंदी की जो लेखक हमारी, जो हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा या शुरू से पढ़ा, द्विवेदी जी को पढ़ा, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ा, इन लोगों को पढ़ा, ये मेरे वो हैं। यहीं से मैंने वो क्या है, कविता कैसे लिखते होंगे, क्या वो सूरदास जी हैं, तुलसीदास, जो भी हमारे जो भी लोग थे, और जयशंकर प्रसाद जी हैं, अयोध्या उपाध्याय जी हैं, सुभद्रा चौहान जी, बहुत सारी, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा पंत जी हमारे पहाड़ों से हैं, ये इसी पर्वत प्रांत से हैं। तो इन लोगों को मैंने प्रेरणा वो कि मतलब पहले, क्योंकि गांव में ऐसी इस प्रकार कोई न तो लाइब्रेरी होती थी, ना कुछ होता था, तो इन किताबों, अपने पाठ्य पुस्तकों के पढ़ के मुझे प्रेरणा लिया। मैंने देखा कि कविता कैसे बनती है, कहानी कैसे बनती है, वहीं से मैं शुरू। अक्सर पुलिस सर्विस में जो लोग होते हैं उनको देखा जाता है तो एक सख्त लहजा रहता है उनका हमेशा, लेकिन आपने कैसे, जब लिखना शुरू किया तो उसमें तो भावनाएं,
चाहिए हैं, सब चीज हैं, तो कैसे आपने अपने वर्दी को और अपने लेखन को बैलेंस किया? वही कैसे काम? हम लोगों का कहना ये होता कि पुलिसकर्मी तो या पुलिस अधिकारी संवेदनहीन होते हैं। नहीं, संवेदनहीन नहीं है। संवेदनहीन नहीं होते हैं, लेकिन सख्त लहजा जी, होता है। लेकिन होता है वो उसकी जरूरी भी है, आवश्यकता भी उसकी। यदि मतलब लचीलापन रहेगा तो वो पुलिसिंग नहीं कर पाएगा सही, उसके लिए सख्त भी होना पड़ेगा। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जो भाव भंगिमा है या मेरे बॉडी जी, लैंग्वेज है, तो मेरी इस पर वास्तव में उस प्रकार की नहीं है जैसे एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की होती है। मैं जब लोग वर्दी में देखते तब लोग समझते थे कि पुलिस में है। यदि मैं प्राइवेट को ही कहूँगा तो किसी को यकीन नहीं होता था मैं पुलिस हूँ, क्योंकि मैं पहले से लेखन मेरा और मैं ये बता दूंगा आपको कि बता दूँ कि मैं अमूमन विशेषकर थाना चौकियों में बहुत कम रहा, जी, क्योंकि वो उसकी थोड़ा थाना चौकियों की संस्कृति थोड़ा अलग होती है, रफ लैंग्वेज। जी। जब तक नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ जो चोर चोरी करता है उसे आप वो बुलाओ, उसे कहो भाई साहब बता दीजिए, नहीं बताएगा ना। नहीं बताएगा। जब तक आप सख्त गंगाराम की वो संस्कृति को वो नहीं करोगे तब तक वो नहीं बता पाएगा। तो ऑफिस में मेरा तो ऑफिस में थोड़ा वो अलग हिसाब किताब रहा। वो मेरा स्वभाव में पहले से था, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है और मैं गाँव का दूसरा पुलिसकर्मी था। अच्छा, हाँ, सब घर वाले मना कर रहे थे नहीं जाना, लेकिन मैंने यहाँ भी चुनौतियों को स्वीकारा और मैंने बहुत अपनी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी छवि बनाई और अधिकारी भी आज तक मुझे मानते हैं, क्योंकि मेरे लेखन कार्य सदा ऐसा जिस पद पे भी रहा, जहाँ भी रहा, मैं तपूर्ण पदों पे रहा। तो पुलिसिंग में सराहा गया आपके हाँ, लेखन को? मतलब हमारे डीजी साहब ने कई बार मुझे पुरस्कृत किया, सम्मानित किया मेरे लेखन के लिए और अन्य उसके जो गीत, कहानी, कविताएं सभी आप लिखते हैं? हाँ जी, हिंदी केवल में मैं भी, गजल गढ़वाली में? नहीं लिखता हूँ भाई। गजल मैंने प्रयास किया, एक दो गजल लिखी, लेकिन ज़्यादा वो मैं नहीं उस फोकस नहीं कर पाया। लेकिन सभी विधाओं पे बाल साहित्य पर भी आपने में काम लिखता किया हूँ, है। गढ़वाली कहानियाँ, कविताएं, लेख, हिंदी में ये तमाम चीज़ें। तो कोई कविता या गीत जो आपने लिखा हो जी बच्चों के लिए जी, या बच्चों के अन्य लिए, विषयों जी पर, तो कुछ बच्चों के लिए हमें मैं भी सबसे पहले सुना देता हूँ। दीजिए। गुलदस्ते हैं फूलों के, खूब खिले हैं फूल खिले हैं बगिया में, रंग बिरंगे न्यारे न्यारे गुलदस्ते हैं फूलों के, कुछ खिले हैं पूरे पूरे कुछ अध खिले हैं बगिया में, खूब खिले हैं फूल खिले हैं बगिया में। बतियाते हैं मस्ती करते बगिया सब फूल कभी, बतियाते हैं मस्ती करते बगिया में सब फूल कभी, रस ऐसा कुछ मन में भरते झूम झूम कर फूल सभी, फूलों को सहलाती तितली गुनगुन करते भंवरे भी, भंवरे तितली फूल सभी मस्ती करते बगिया में। बहुत खूब। यीशु नीशु हम सब बच्चे, यीशु नीशु हम सब बच्चे फूलों जैसे बन जाते, लोग भी ललचाते हम पर तब तितली जैसे इतराते, भंवरे जैसे हम सब बच्चे गुनगुनाते बगिया में, फूल जैसी खुशबू देते मस्ती करते बगिया में। महके चमके और चहके, महके चमके और चहके सारे बच्चे बगिया में, तितली भंवरे हम सब बच्चे संग संग नाचे फूलों के, कुहू को कर ले कोयल आकर मन हर्षित हो जाए, हंसे हंसाए फूलों जैसे खुशबू में के दुनिया में, खुशियों में के दुनिया में। बहुत खूब। गढ़वाली में भी आपने लिखा जी, है? गढ़वाली तो में गढ़वाली में गढ़वाली पे बहुत मेरा वो है और क्योंकि अब मातृभाषा है, अब मातृभाषा में लिखना बहुत अच्छा है। एक महिलाओं से संबंधित छोटी सी कविता, बिलमणे चीज मतलब आदमी को उलझाने के लिए, मतलब एक दिन हुई तय बोली बहन, मतलब पत्नी के लिए, एक दिन हुई तय बोली बहन त्वेते लायो दगड़ा माँ सुखे खातिर कि बगतो खलाइली टिपाली लता कपड़ा धोली घर बना ली, वीन बोली मैं तू दगड़ा में एक सुख दिनी बगतो खलाई टिपाई लता कपड़ा धोन घर बनाई तुम्हारू, पर तुम क्या करो सुख दिनी। आप समझ रहे, थोड़ा बहुत समझ रहे हिंदी होंगे। में भी थोड़ा समझा दीजिएगा मतलब वही है, हमारे। एक दिन में तय बोली मतलब पत्नी को कहा कि तुझे मैं सुख की खातिर अपने साथ में लाया हूँ, वक्त तो खिलाई पहले मतलब खिलाई टिपाली में सुबह को खाना पीना समय से खाना पीना खिलाएगी, लता कपड़े आप समझ गए होंगे, कपड़े लता कपड़े धो लिया, घर बना ली, घर में गाँव अपना घर परिवार बनाएगी। वीन बोली मैं दगड़ा में एक सुख दी नहीं, उसने कहा कि मैंने साथ में आके तुम्हें सुख दिया, वक्त मतलब समय से तुम्हें खिलाया टिपाया है, लता कपड़े में कपड़े धोए घर बनाए तुम्हारे पर, तुम उनके सुख दिन, लेकिन तो आपने मुझे मेरे लिए क्या किया है। जी। मैन बोली इथा कम करी मैन थिंगो चुम गचरण तत्वेन हाथ खुटो मरंदा चिरोड़ ब्रोड़ लग्या पर त्वे तो उन्हें याद वीन बोली तो तुम्हारा स्वार्थ, मतलब उसने कहा कि तू ये घर में रहती तो जंगलों में जाती, कहीं कांटे बैठते कहीं कुछ होते, तो मैं साथ में रहे तो थोड़ा सुख तो मिला तुझे।
वीण बोली यू तो तुम्हारा स्वार्थ है। उसने कहा ये तो तुम्हारा स्वार्थ है। तुम तो आज तले सुख दीनी वक्मा तुम्हारो स्वार्थ समायु छ, मैं तुम सदा नहीं बिलमने चीज समझो। तुमने हमेशा महिलाओं को मतलब उसके लिए आनंद का वो समझा तुमने, है ना, उसे मतलब जन तुम यूं पौड़ पकाओ। अब उसे इसे बिम है एक, जैसे पहाड़ हैं, जैसे जे पहाड़ों को जैसे तुम इन पहाड़ों पौड़ पकानो होते हैं बिलमने चीज समझन बाजिदा तंत जाए घिनौंदी यूं पौड़ पखानो जनानी से तुम थे। तो हमेशा लोग मतलब क्या पहाड़ों को उपहास की दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सैर सपाटे के लिए लोग यहीं आते हैं जी। वही महिलाओं से लोग वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके वो प्रति वो होता है। ये सदा तुम्हारी चिपली छुन, तो मतलब तुम्हारी चिकनी चोपड़ी रोटी ये सदा तुम्हारी चिपली छुन रेड जानन परनी चेतन वक्त व्यक्त तनी रदन भाग इन्हीं छ आखिर कहन बिकन। ये हमारी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके हम वैसे मतलब फिसल जाते हैं, और जब किस्मत है हम क्या करेंगे। ये महिला का दुख है। बिल्कुल। और गढ़वाली भाषा में जब हम साहित्य की बात करते हैं तो लेखन हो रहा है गढ़वाली भाषा में, लेकिन उसको अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की जब हम बात करते हैं तो उसको कैसे लगता है आपको कि कैसे हो सकता है? क्योंकि भाषा अगर हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर जाती है तो नाम होता है देश का। बड़ा यक्ष प्रश्न आपका, क्योंकि जो हम लोग भाषा पे काम कर रहे हैं, सब जो लेखक जो साहित्य सृजन कर रहे हैं, सबकी ध्येय है कि हमारी राष्ट्र स्तर पर हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी गढ़वाली जो है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, रवाल्टी है, जो भी हमारे यहाँ की वो भाषाएं हैं उसमें जाएं। इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में ये शामिल हो और ये राष्ट्रीय स्तर की भाषा बने। इसमें पूरा हम लोगों का प्रयास है, सभी विधाओं पे काम हो रहा है, सब प्रयास। और मुझे बड़ा खुशी होती है जब हमारा गढ़वाली में विशेषकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रत्येक विधाओं पे काम हो रहा है, अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस पंक्ति में मैं भी हूँ अपने प्रयास में। मेरे ये है कि अपनी कहानी, कविताएं, लेख इत्यादि सभी लिखते हैं और आकाशवाणी या दूरदर्शन पर मेरा सतत इसमें परिचर्चा चर्चाओं में जाता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य भी है। तो कौन सी आपकी सबसे अपनी लिखी हुई कौन सी किताब या कोई लेख या कोई कहानी आपकी सबसे फेवरेट है, जो आप चाहते हो कि लोग भी उसके बारे में जाने और उसका कोई मीनिंग भी हो? जी त्यागी जी, वैसे जो लेखक लिखता है उसकी सभी किताबें अच्छी हैं, सभी रचनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन विशेषकर जो मेरी ये है गढ़वाली में ताता दूधे घूंट, इसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला है। गरम दूध की घूंट, ताता दूधे घूंट, मतलब कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती है ना उसे निगल पाते हैं ना उसे बाहर कर पाते हैं, तो वही उसी परिप्रेक्ष्य में किताब है। तो इसमें कादम्बरी संस्था है मध्य प्रदेश जबलपुर में, बहुत बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। वहाँ विज्ञप्ति निकली थी, मैं वहाँ आवेदन कर दिया। मैंने कहा मध्य प्रदेश हमारा कौन है, क्या है, क्योंकि क्या रह जाएगा तो आप देखो पुरस्कारों की स्थिति क्या। तो देखा 1 महीने बाद मेरे लिए टेलीफोन आ जाता है कि आपका वो कपूरदाई आपके किताब का चयन हो गया, शिवनगर पुरस्कार मिला था। और जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है वहाँ के होते अखिलेश मिश्र साहब, वहाँ के कुलपति, उनके हाथों जब वो पुरस्कार दे रहे थे तो जो अध्यक्ष थे वो वही परिचय दे रहे थे मेरे। तो जब परिचय दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस विभाग में हैं, तो वो बिल्कुल पुरस्कार अपने हाथ में ले दिया। उन्होंने कहा हाँ से, उन्होंने कहा यार पुलिस विभाग में लोक भाषा पे काम तो बड़ा अच्छी वाली बात है जी, बड़ा टफ होता है। तो मैंने नहीं सर, मेरे पृष्ठभूमि इसी से है, मैं क्योंकि पहचान मातृभाषा से ही होती है, तो मेरा यही ध्येय है कि अपनी मातृभाषा के लिए जितना कुछ हो सके मैं करता हूँ और कर रहा हूँ। बचपन के दौरान या पुलिसिंग के दौरान आपके कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद आता हो और आपने उसको अपने लेखन में भी उतारा हो? विशेष जो मेरा लोक साहित्य में, जो मेरी गढ़वाली में किताबें में, विशेषकर जो मेरी कहानी हैं, कविताएं हैं, वही अपने जो गांव गलियों के, अपने जंगलों का, अपने गाड़ गदेरों के, तमाम उन्हीं को मैंने बिंब बनाया और उन्हीं से मैंने ज़्यादातर मेरी कविताएं वही है मेरे, मतलब क्योंकि पर्वत प्रांत के रहने वाले हैं तो वही हम मेरे विशेषकर वही मेरे विषय वही होते हैं। मोस्टली आपने बाल साहित्य पे भी काम किया है, कई किताबें आपकी बाल साहित्य पर आई हैं। ये शैशव है, ये भी है, बाल साहित्य पे ही है। और पिंटू बोला मम्मी से, तो किस तरह की इसमें चीजें आपने मेंशन जी, जैसे आप पिंटू बोला मम्मी शीर्षक कविता से मैं आपको सुना, इसका मतलब क्या है, मैंने विशेषकर जैसे उसे बादलों के रूप भी मैंने बहुत सारे लिखे हैं, शायद किसी इतने नहीं, 6-7 रूप जो बादलों के होते हैं उन पे भी कविताएं हैं। ये पिंटू बोला मम्मी से एक बच्चे की जिज्ञासा जो होती है
पिंटू बोला मम्मी से, पिंटू बोला मम्मी से, मम्मी ऐसा होता क्यों, मेरे जैसे छोटे बच्चे कचरा गंदा बिनते क्यों। बड़ा प्रश्न है। जी। पिंटू बोला मम्मी से, मम्मी ऐसा होता क्यों, मेरे जैसे छोटे बच्चे कचरा गंदा बिनते क्यों, मेरे जैसे प्यारे बच्चे नहीं स्कूल जाते क्यों, कूड़ा बिनते शाम सवेरे मेले कुचते रहते क्यों। दास मन से पूछे मम्मी, बात हमें और बताओ तो, होते इनके मम्मी पापा उन्हें हमें भी बताओ तो। गोदी अपनी ले बिठा के माँ समझाती पिंटू को, इनकी भी मजबूरी बेटा चुप कराती पिंटू को। साक्षर नहीं मम्मी पापा कैसे पढ़ाते बच्चों को, पिंटू जतन ऐसा कर लो अब तो पढ़ाइए बच्चों को। यक्ष प्रश्न है बच्चे का। तो ये जिस इसमें तरह इस की प्रकार के। और जैसे एक कविता दूसरी जैसे बच्चों की है, बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। अप्रैल मही में हमने तो पढ़ाई से फुर्सत पाई जी, गर्मी की छुट्टी से तो मौज मस्ती आई जी, झोला बस्ता पटका अपना कहीं कोने में अपना जी, ढेर सारी डांट में तपना मम्मी पापा की भी जी, नींद सोए ढेर सारे स्वप्न भी घनेरे जी, होमवर्क तो ढेर सारा कब उसे निपटाएं जी, खेले कूदे मौज मस्ती गांव गली में हम सभी, दे दे मम्मी पापा ने भी प्यार भरी छूट अभी, काश होती और छुट्टी सैर सपाटे करते शोर, मम्मी पापा की भी गुट्टी नहीं मचाएं ज़्यादा शोर। आपने बाल साहित्य पर ही नहीं कई विषयों पर लिखा है, उसमें पहाड़, नारी, उनके संघर्ष। तो नारी संघर्ष को लेकर जो आपने लिखा है वो किस तरह की चीजें आपने उसमें दिखाई हैं, क्योंकि पहाड़ की नारियों का संघर्ष अलग होता है। ये मेरी पहली पुस्तक है सेसव जी। और इसमें कई विषयों पे, पर्यावरण है, महिलाओं पे है, पुलिस से संबंधित हैं, तमाम कई विषयों पे जो हमारे पहाड़ों से हैं। तो उसमें महिलाओं तो पहाड़ की महिलाओं का तो अलग वो है, उनका जीवन अलग है, अलग महिलाओं बिल्कुल पृथक है अलग यहाँ की महिलाओं से, और पहाड़ की महिलाओं में बहुत फर्क है। उनके जो मम्मी लोगों को, माँ जी लोगों को, दादी लोगों को देखता था, उनका जीवन सुबह से कैसा होता है जी। और थैंक्सलेस बाद में कोई नहीं है, तो वही अप्रिसिएशन जी जी हाँ, तो वही है। इस पे एक कविता थी इसी उसमें, पहाड़ जैसा ही है जीवन पहाड़ी औरत का, वो भी तो पहाड़ जैसा जीवन जीती है हमारे लिए, पहाड़ जैसी खड़ी है प्रहरी बनकर, पहाड़ जैसी खड़ी है प्रहरी बनकर, सुबह कलेऊ खिलाने टिपाने, पति को दफ्तर, बच्चों को पाठशाला, बेरोजगार पति को खेतों में भेजने से शुरू होती है दिनचर्या। पहाड़ी औरत की भेजने शुरू होती है दिनचर्या, पहाड़ी औरत की घास लकड़ी लेने जाती है ऊंचे ढंगार पर, घास लकड़ी लेने जाती है ऊंचे ढंगार पर और चढ़ जाती है कई बार दिन में कई एवरेस्ट। घास लकड़ी लेने जाती है ऊंचे ढंगार पर और चढ़ जाती है कई बार दिन में कई एवरेस्ट। एवरेस्ट फतेह पर होते हैं पुरस्कृत लोग, किंतु कई एवरेस्ट चढ़ने के बावजूद भी तिरछित पहाड़ी औरत दिवस के अवसान से पूर्व वही सुबह वाली चर्या, आते ही से कुछ घंटे सोने को। क्योंकि सुबह शुरू होगी वही दिनचर्या और औरतों से काफ़ी हटकर है पहाड़ी औरत। क्योंकि सुबह शुरू होगी वही दिनचर्या और औरतों से काफ़ी हटकर है पहाड़ी औरत। औरत वह इन पहाड़ों के लिए कोई नहीं, ये सबके लिए है। जैसे स्वप्नित बुग्यालों के पहाड़, बांज बुरांस काफल आदि से लदी, घुगती हिलांस कप्पू के शोरों से गूंजी ये डांडी काठियाँ पर्यटकों के लिए हैं। 2-3 दिन प्रवास के दौरान औरत जवानी भरा है, औरत पारिवारिक बोझ ढोते हुए हो गई है कुबड़ी, पहाड़ जैसी औरत। तो ये उसकी दशा पे जो भी था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो नारी को बड़ा पूज्य मानते हैं और पहली परंपराएं चली आई हैं, लेकिन अब काफ़ी सुखद विषय है, महिलाओं के पक्ष में शासन प्रशासन और सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। अब वो स्थिति नहीं है, आज बहुत अच्छी स्थिति है। गांव में वो पहले वाले गांव तो रहे ही नहीं, जैसे पहले वाले गांव होते थे, अब तो शहरीकरण गाँव का भी हो गया है। अब सुखद है महिलाओं का, हालांकि हमारी खेती बाड़ी सारी बंजर पड़ गई है, सब पलायन का दर्द सब झेल रहे हैं। आप खुद भी टिहरी से हैं और टिहरी जो है उसका तो बिल्कुल ही स्वरूप बदल गया है। मेरा जनपद टिहरी है और जो हमारी टिहरी थी, विरासत थी। कैसी थी आपकी यादों में टिहरी? बहुत ही, वो अभी भी त्यागी जी, अभी वो जब टिहरी शहर को मैं अपने अंतर्मन से देखता हूँ तो कभी रोने को जी करता है।
क्योंकि वहाँ पढ़े, वहाँ हमने नौकरी भी की, पढ़ाई भी, हमारा बाजार वही था। तो जब ऊंची अट्टालिका, घंटाघर और स्वामी राम तीर्थ परिसर, बहुत सारे वो थे वहाँ, आलीशान थे। तो जब वो पानी में डूबे हुए हमने देखे, जब डूब रही थी, तो बिल्कुल अपने को रोक नहीं पाया, बल्कि मैंने उस पर कविता भी लिखी थी, बहुत अच्छी कविता, इसी उसमें थी वो ये थी। तो वो बिल्कुल टिहरी एक ऐतिहासिक वो था, बल्कि वो था, राजा सुदर्शन शाह ने उसका बसाया था, और बहुत सुंदर नगर था। और उसका 2 साल भी उसके जीवन नहीं हुआ था उसके बाद वो, क्योंकि बताते हैं जनकुंडली जब बनी थी, जब उनका चयन हुआ था, जगह का चयन हुआ था, तो जनकुंडली के 2 साल से ज़्यादा ये शहर नहीं रहेगा। तो वही बात हुई और डैम के चपेट में वो आ गया और जलमग्न हो गया। उसमें बहुत अच्छे मेरा आर्टिकल है। तो कविता जो आपने लिखी थी, अगर उसकी हाँ, कुछ टिहरी पे। लाइनें टिहरी पे हमें भी सुना दें। टिहरी पे गढ़वाली में होगी मैडम। गढ़वाली में बिल्कुल, आप उसी में सुना सकते हैं, क्योंकि टिहरी की पीड़ा आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं दिखती है। जी। कविता शीर्षक है टिहरी। तंगत्यानी टांगड़ी, धकद्यानी जुकड़ी, ढकड्यांडी धौण, धकद्यानी चाल, रगड्यांदी आँखी, डुबडी टिहरी तैं देखण आएगी, इन्हें उन्हें देखे, जने तो बचपन खत्यूं, चक बनाई ते कूड़ी भांडी, खेली ते लुका चोरी, खेते सिंगूरी मिठाई, खिन गेता सिम्बल तपड़, बोकले गेता गंगा जी, सभी गंगा जी का जो होगी। मतलब इसका तंगत्यानी मतलब पाँव वो हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और धक धक ये जो वो है, मन धक धक कर रहा है, गर्दन यूं यूं हो रही, डग डग कर हो रही है, आंखें वो करी हैं, बिल्कुल चकाचौंध हो रही हैं देख के। और जब वो टिहरी को देखता है, और बचपन मतलब जो उसका बचपन बीता था वो सारा उस पे है। कूड़ी भांडी जो हम घरों में बच्चे बचपन में खेलते हैं उस पे है। मतलब सब मतलब गंगा जी की जो गंगा जी में जो हम डालते हैं, अर्पित करते हैं, वो मतलब हाथ नहीं लगते, वही स्थिति होगी। खेन गेता सिमल तपड़, बौखने रहता गंगा जी, सभी गंगा जी का जौफेगिन, आकाश की भूखी पेंदू घंटाघर बड़ा वो था वहाँ का प्रसिद्ध। आकाश के भूखी पेंदू मतलब उसका चुम्बन लेते हुए, आकाश के भूखी पेंदू घंटाघर, राज दरबार और रानी बाग, डूबी दाम भूखी पेड़ चाहना तुम्हारे मतलब चुम्बन लेना चाहते हैं डूबते समय। चुचों डठियाल, अब टिहरी में चुचों शब्द है, जब हरे चुचों ये सब संबोधन शब्द, चुचों डठियालों डूबी दाम भूखी पेड़ चल जा, मतलब जब डूब रही है उसके मतलब चुम्बन लेने चले जाओ। इकी भूखी पी ध्यान, टिहरी की धरती की, जैन हमने कुर्बानी दी, जिसने हमें कुर्बानी दी। तंतु श्रीदेव राम तीर्थ और नागेंद्र जी, मतलब टिहरी की धरती से क्या है, श्रीदेव और राम तीर्थ जी और नागेंद्र सकलानी का यादें हैं, उन्होंने जल समाधि दी थी। राम तीर्थ जी ने श्रीदेव जी का वहाँ पार्थिव शरीर वहाँ डाला था। श्रीदेव सुमन राम तीर्थ और नागेंद्र जी और करियोन कुर्बान जी ने टिहरी तय आ टिहरी अभी हम पर कुर्बान होगी, त्यागे अंदवारे प्रतिमूर्ति टिहरी आज डूबगी और दगड़ा में डूबगिन, पूरी पाटली छूट पुंगड़ी बाड़ी सवाड़ी रंतरेवा संत खबर और सुपना डूबगिन, साग सवाड़ी रौ रिश्ता, नोनू को मैत वानू को शैसा, डूबगी खत्म बचपन और पूरी बाड़ी छोड़ोगी। आप थोड़ा वो समय में मतलब हमारी जो खेती बाड़ी सारी डूब गई है, हमारी जो क्यारियाँ होती थी, साग सवाड़ी जो होती थी वो हो गई, जो हमारे संत और खबर, एक खबर होती है, सूचना होती थी, वो सारी डूब गई हैं। हमारे जो सपने थे वो भी मतलब स्वप्न थे वो भी खत्म हो गए। जो हमारे बहू बेटियों के वो थे, हमारे त्योहार थे, ये थे, सारे मतलब उसी साथ चले गए। और जो घरों में वो बच्चा बनाते थे बच्चे, वो भी मतलब डूब गए उसको पानी में। डूबगिन टिहरी दगड़ी, तीज त्योहार, रीति रिवाज, सामनसाई समूह से भरी पूर्व बाजार, इतिहास होगी, इतिहास हो गया हमारा सारी चीजें। हाँ, कहते बांध कहते डाम, मतलब नहीं होता, कहते बांध कहते डाम, कई को विकास कई को विनाश, किसी का विकास हो गया किसी का विनाश हो गया। अब जिसने अपने गांव छोड़े होंगे, कई को विकास कई को विनाश, डूबगी टिहरी दगड़ी, बिना रगड़ा बगड़ी, लुगदी टिहरी तय देखित गलुगी जांदू, गला भराता जब गलुगी जांदू, ऊँट बमनाना बल बल ऊँट होते हैं, अंसदारी औंधी, कभी पुल पुल रोइनू की, जब अंसदारी धीरे धीरे आती है, पुल पुल रोइनू की हिरली आँखें कभी पानी में डूबी टिहरी तय, बोला अपनों में कभी गिग जाए, मतलब वो करके रोदे कंठ से गिग जाए, तय पानी दी, कभी हंसती खेलती टिहरी तय, कभी हंसती खेलती टिहरी थी, कभी हंसती खेलती टिहरी थी। आपकी यादों में ऐसी थी टिहरी? जी जी, ऐसी टिहरी। पुलिस में रहे हैं तो आपने पुलिसिंग पर भी काफी कुछ लिखा है। जी जी। तो कैसे क्या क्या लिखा है? हाँ, पुलिसिंग पे काफ़ी मैंने आलेख भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी, और निम्नात्मक वो भी लिखे मैंने।
जब मैं गोपेश्वर में था तो 89 में MA पार्ट 1 किया मैंने हिंदी से। जी। तो जब देखा मैंने क्या अमूमन क्या होता है कि हमारे पुलिसकर्मी या जो भी कर्मचारी हैं जो एजुकेशन आगे बढ़ाते हैं तो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इस प्रकार से सब्जेक्ट लेते हैं। मैंने हिंदी ले लिया। अब हिंदी तो भाई मास्टर डिग्री ले रहा हूँ तो उसे टफ तो होगा ही। तो मैंने जब पार्ट 1 किया तो नंबर ठीक थे, इतना अच्छे नहीं थे, लेकिन उस समय केवल 10 नंबर हमें इंटरव्यू में जो बैठते थे जी। उसमें मिलते थे PG के। तो उस वजह से हम करते थे, या कोई नहीं था कि मैंने PhD करनी क्या करना है। जब मैंने पार्ट 1 किया तो नंबर संतोषजनक थे। किसी ने कहा यार वो गुरुजी हैं हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन पे चले जाओ तो आपको गाइड करेंगे। वहाँ गया तो उन्होंने कहा भाई आप क्या करते हो, पढ़ते हो या प्राइवेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो जॉब में हूँ। किस में हो कि पुलिस में? उन्होंने कहा पुलिस में यार, साहित्य। तो मैं हंसा, मैंने कहा क्यों हंस रहा हूँ? मैं साहब मैं ऐसा है, मेरे तो जड़ें यहीं से शुरू हुई हैं। मैं लोक भाषा में भी लिखता हूँ, मैं गढ़वाली में भी लिखता हूँ और हिंदी में भी लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैंने हिंदी ली है। इससे पीछे मेरा और कोई नहीं, हिंदी के प्रति मेरा वो है। क्योंकि जब भी त्यागी जी, जब भी मैं कोई लोक भाषाएं, जितनी लोक भाषाएं होंगी, जितनी हम लोक भाषाओं को लिखेंगे, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है जितनी लोक भाषाएं होंगी उतनी हिंदी सुदृढ़ होगी हमारी। जी। हिंदी कोई अलग नहीं है, या वो परिवार हैं, हमारे परिवार हिंदी के परिवार हैं, जो भी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, मराठी है, अपना भोजपुरी है, अवधी है, जो भी है, मतलब सब उसी से। तो मैंने उसी पे एक जब मैंने वो किया, गुरुजी ने कहा तुम रुक जाओ और तुम अगले साल दे देना। फिर मैंने कहा ये तो हमें परमिशन मिलती है, दोबारा तो नहीं मिलेगी। खैर मैंने MA किया और मेरे ठीक ठाक डिवीजन बन गई। तो उन्होंने क्या तुम PhD करो। मैंने कहा मैं PhD करके क्या करना, मैंने अब नौकरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और नहीं इतनी जल्दी मेरा कोई होगा। तो कह रहा मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से उत्तराखंड भाषा साहित्य संस्कृति पे PhD की। भाषा और संस्कृति पर। भाषा और संस्कृति पे। भाषा से जुड़ाव हाँ आपका जी जी, शुरू से ही हाँ रहा। जी, वो भाषा से जुड़ा पहले से रहा, और इस प्रकार चलता रहा। वही मेरा लेखन कार्य शुरू किया। और पुलिस से जो हमारी वो है, जो हमारी पुलिसिंग है, तो मैंने बताया कि विशेष हम ऑफिसों में ज़्यादा रहे, ऑफिसों में ज़्यादा रहे। तो लेकिन मैं सबसे व्यथित हूँ जब मैं चमोली से यहाँ आया ट्रांसफ़र होके गोपेश्वर से, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मुझे बड़ा, उसने मुझे ट्रैफिक का ने बड़ा व्यथित किया। मुझे देहरादून का ट्रैफिक बहुत व्यतीत किया। और उसमें पुलिस को दोष देते हैं लोग, उसमें मेरा मानना है कि जनता ज़्यादा दोषी है इसमें। तो मैंने वही एक इसी पे एक कविता लिखी थी मैंने, बड़ा व्यतीत, इसमें बल्कि SP ट्रैफिक ने अपने उसमें भी, जो हमारा ग्रुप होता है उसमें भेजा था। इसमें है बड़ी बड़ी सी कविता में, सुनिएगा। जिंदगी तेज रफ्तार बिना हेलमेट सड़क पर दौड़ती जिंदगी, तेज रफ्तार बिना हेलमेट सड़क पर दौड़ती जिंदगी, मोड़ तिराहे व चौराहे, गति अवरोधकों के प्रवाह के बिना रफ्तार से भागती जिंदगी, शरेआम यातायात नियमों का उल्लंघन, टोकने पर ट्रैफिक के सिपाही से नोक-झोंक, कभी किसी अधिकारी की तो कभी किसी नेता की धौंस जमाती जिंदगी। आए दिन उलझन भरी पुलिस की जिंदगी, और रफ्तार से आती बाइक अवश्य अचानक किसी वाइन शॉप के सामने रफ्तार कम करके रुक कर के कोई देख न ले, इर्द गिर्द नज़र घुमा के चुपके से वाइन शॉप में घुसती जिंदगी। मतलब वहाँ उसकी ट्रैफिक गति कम हो जाती है जहाँ वाइन शॉप देखा उसने। जी। चुपके से वाइन शॉप में घुसती जिंदगी, लेकर बोतल डिक्की में ठूंस दी जिंदगी, कहीं सड़क पर तो कहीं बार रेस्टोरेंट में घुस गई जिंदगी, हलक में उतार कर झूम गई जिंदगी, तेज रफ्तार सड़क पर डगमगा कर संतुलन खोकर गिर गई जिंदगी, कराह रही सड़क पर 108 से अस्पताल पहुंचती जिंदगी, रक्त रंजित देह दम तोड़ गई जिंदगी, मृत्यु समीक्षा के लिए सभी सीजन गिरे में रखी निर्जीव पड़ी जिंदगी। मृत्यु समीक्षा पंचायतनामा जो होता है पोस्टमार्टम और पंचायतनामा, मृत्यु समीक्षा के लिए सब विच्छेदन गृह में रखी निर्जीव पड़ी जिंदगी, अपने परिजनों के प्रतीक्षा में कल जो थी जिंदगी, काश ट्रैफिक पुलिस की टुकाई पर संभल जाती जिंदगी, तो आज अपनों के बीच खिलखिलाकर रसचंद अलंकार भरी होती जिंदगी, रसचंद अलंकार भरी होती जिंदगी। तो वे ट्रैफिक, यहाँ का ट्रैफिक कई रूल्स हैं, और कई बार ईश्वर के पास से आकाशवाणी में या दूरदर्शन में बुला लेते हैं इसी पर चर्चा। मेरा सबसे पहले विषय ये होता है कि यहाँ का जो ट्रैफिक है बहुत सुधरना चाहिए। तो आपका सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे आप, किस तरह से, क्योंकि आपका अनुभव जो है वो आपने कठिन परिस्थितियां भी देखी हैं
और ये जो आपके अनुभव हैं लेखन के, ये अलग जी। हैं। त्यागी जी, मेरा का कहना है कि एक तो कर्तव्य, जब हम पुलिस की नौकरी में थे वहाँ कर्तव्यनिष्ठ होकर हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, सबसे पहले वो है। और सकारात्मक हमें रहना है, पॉजिटिव हमें रहना है, और पॉजिटिव रह के हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। और जो हमारे और भी हमारे सहकर्मी होंगे, जो भी हमारे अधिकारी या कर्मचारी होंगे, तो अपनी सत्यनिष्ठा से अपने काम करें। और हालांकि बड़ी उलझन भरी पुलिस की ज़िंदगी है ही, खैर वो अच्छा करेगी तो जैसे जी। सास बहू होती है ना, सास बहू, सास कितनी अच्छी हो या बहू कितनी अच्छी हो, लेकिन सास बहू का जो है द्वंदात्मक जो वो है ना, बना हुआ है एक और परिदृश्य, इसी हाँ, तरह। वो हमेशा बना रहेगा। वही पुलिस और जनता का है। कभी पुलिस अच्छी नहीं हो सकती है और कभी जनता अच्छी नहीं हो सकती है। यदि जनता सही हो जाएगी तो पुलिस अपना सही हो जाएगी। यदि जो पब्लिक अपनी दायित्वों का निर्वहन करे, जो इस ट्रैफिक पे है वो है सो, तो पुलिस क्यों चालान करेगी, पुलिस क्यों वो क्यों करेगी, करेगी? क्यों क्या पड़ेगा। तो मेरा वो कहना है कि ये द्वंद्वात्मक, एक इसमें लेख भी छपा था मेरे बहुत अच्छा, पुलिस और जनता के बीच द्वंद्वात्मक परिदृश्य। बड़ी अधिकारियों में पढ़ी, उन्होंने कहा, मैं नौकरी में जो डर भी लग रहा था कोई मेरे खिलाफ वो नहीं करे। अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो मैं खुलेआम से कहता हूँ। हालांकि कहीं कहीं पुलिस का वो है, लेकिन जो भी है पुलिस तो जनता के लिए काम करती है, और जनता को चाहिए कि उसे सहयोग करना चाहिए, मेरा अपना वो है। और पॉजिटिव कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन, कौन हमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, जी। ये नहीं होना चाहिए। अपने अपने जो हमें कार्य सौंपा गया उसका हम बड़ा अच्छे कर्तव्यनिष्ठ होकर उसका परिपालन करें। आपकी अभी एक जो नई किताब आई थी अभी, जी जी हिमालय, जी, उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय। तो कैसे आप देखते हैं हिमालय को, क्या है आपके नजर में? हिमालय तो अपना आप हिमालय जो ऊंचाइयों को प्रदान करता है, हिमतुंग जो है, जो हिमतुंग है वो हिमालय। हिमालय जैसे हमारे विचार हो, हमारी सोच हो, हमारी सब कुछ हो, हिमालय जैसे हम काम करें, हिमालय जैसे हमारी धारणाएं हो, तो हम हिमालय बन जाएंगे। हम हिमालय प्रदेश के हैं तो हम इसमें आपने भाषा, संस्कृति और जी जी, हम को क्योंकि सबको कुमाऊं, क्योंकि लिखा है। दो संभाग हैं यहाँ पे, उत्तराखंड के 2 संभाग हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। दोनों की भाषाओं को मैंने वो किया। पर्यटन भी जोड़ा। हाँ, पर्यटन इससे, क्यों मैं पुलिस विभाग में था, पर्यटन को उसमें इसलिए मैंने जोड़ा था कि पर्यटन भी उसमें आ जाएगा, यहाँ के दर्शनीय स्थल उसमें आ जाएंगे। तो क्योंकि मैंने पर्यटन पर क्या भी लिखा है मैंने जो मेरी जो किताब आने वाली है, जी। बूंद बूंद सागर, मेरे 1-1.5 महीने बाद आ जाएगी बूंद बूंद सागर। उसमें सारे निबंध जो आपके अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, और सारा समय में, बद्र विशाल में, अन्य पत्रिका, युगवाणी है, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनमें छपे हैं। तो सारे इस प्रकार के मेरे उस पर पर्यटन पे, उस पर सारी चीज़, उसमें निबंधों की किताब आ रही, 100-200 पेज की किताब है, वो आ जाएगी। दूसरी किताब ये जो बडोनी बंसावली है, मैं आपको बता दूँ, श्रीदेव सुमन जी के परिवार से हूँ। जी। श्रीदेव सुमन जी हमारे ताऊ जी थे, हाल वो दूसरे गांव चले गए थे, चंबा के नजीक जौल गांव में। तो मैंने अखिल भारतीय स्तर पर बडोनियों पर काम किया, बडोनी जाति पे काम किया। हालांकि वो तो एक वो है बहाना था, उसका वंश वृक्ष बनाया, लेकिन मैं ऐतिहासिक लिखा, 15वीं सदी से मैंने शुरू किया। उसका कहाँ से हम आए, क्या है, कैसा है, तमाम उस पर कई विषय। मतलब आदमी जब, अब क्योंकि हम गाँव से इधर आ गए हैं, तो उसके हमने जब गाँव से यहाँ पलायन किया, तो पलायन के पीछे उसकी जड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी लोक भाषाएँ गई, हमारी रीति रिवाज गए, हमारी खान पान गया, पशुओं का हुआ, कृषि हुई, तमाम चीज़ें हमारी, जो हमारी लोकल भाषा जो होती थी, वो सारे धीरे धीरे हम भूल रहे हैं। जो हमारी बहुत सारे गढ़वाल जैसे अभी मर्जी कह रहे थे कि बहुत सारे शब्द ऐसे जो हम जुबान पे तो मतलब मन में तो है, लेकिन जुबान पे नहीं, भूल गए हम धीरे धीरे। तो सारी चीज़ें पलायन के पीछे, सारी चीज़ें हम वहीं गांव में छोड़ देते हैं। वो बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। हालांकि हम गांव से लगा हुए जाते हैं, गांव में जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि जैसे हम गांव में रह के, हालांकि वो गांव पहले वाले गांव नहीं रहे जैसे पहले वाले गांव थे, वो शहरीकरण का दंश वो भी झेलने, सारी चीज़ें होती हैं। तो हिमालय वाली बात होती है, तो हमें हिमालय जैसे विचार रखने चाहिए, हिमालय जैसी सोच हमें रखनी चाहिए, तभी हमारे ये जो हमारा मानव धर्म है, तभी एक ऊंचे प्रकाष्ठ पर पहुंच पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो अब आने वाले लेखक हैं, यूथ है हमारा, उसके लिए कोई संदेश कि किस तरह का लेखन वो लिखें जिससे एक समाज को नई दिशा भी मिले और एक सोच भी उजागर हो? जी बिल्कुल। सबसे पहले इसमें मैं कहना चाहूँगा त्यागी जी कि सबसे पहले हमें लेखक बनने से पहले हमें पाठक बनना पड़ेगा। जी। जब तक हम पाठक नहीं बनेंगे तब तक हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें उसका सिस्टम
कैसा भाषा शैली है, कौन भाषाओं के उसमें हमने प्रयोग करना है। अब पानी शब्द है, जी जल शब्द है, कहाँ पे पानी फिट बैठ सकता है, कहाँ पे जल बैठ सकता है, कहाँ नीर बैठ सकता है, चीज़ एक ही है, जी समानार्थी शब्द है, लेकिन कहाँ कौन फिट बैठता है, शब्दों का ज्ञान। शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द संपदा हम पे ज़्यादा होनी चाहिए और पहले पाठक हमें होना पड़ेगा। जब अच्छे दोस्तों को पढ़ेंगे तब जाके हमें कुछ, तब हमें लिखने का। अब होता क्या है कि जब आदमी लिखना शुरू करता है, पहले जब कोई भी कवि है, लेखक है, वो कविताओं से शुरू होता है, जी कविताओं से शुरू करता है, गीतों से। हमने भी वही किया जब विद्यार्थी जीवन में थे, रामलीलाओं में हमने नाटक किए, कविताएं बोली, गीत बोले, गाँव से संबंधित गीत बोले। अब वहीं से हमारी ये यात्रा जो निरंतर चलती रही है, वो धीरे धीरे वो सब विकास होता रहा। आज ईश्वर के पास जो भी है आपके सामने में इतनी दुकान में, क्योंकि पाठक ही हमारा मानक होता है, लेखक का मानक होता है। पाठक के सामने हम कितने अच्छे अपने को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उसे तय करेंगे। और जो भी है आपके सामने हूँ, वो जैसा भी हूँ, जैसे मेरे लेखन होगा। आज तक मेरी 7 किताबें निकल गई। सबसे पहले मेरी यही शैशव निकली, तब मेरी इताते दूधे गूंद निकली, ये मैंने कहा था मध्य प्रदेश से पुरुष के तू ही है। तब फिर मेरी कहानियों किताब निकली बस ये विचंदू, कहानियों किताब निकली। तब फिर ये पिंटू बोला मम्मी से बच्चों पे मैंने निकाली। फिर अभी उत्तराखंड हिमालय जो है बिल्कुल, जिसमें मैंने PhD की थी, वो मैंने निकाली। उसमें ज़रा और विषय वो किया मैंने, मैं प्रस्तुत करूँगा। और एक जो मैंने कहा अखिल भारतीय स्तर पर मैं बडून को किया, वो बहाना था वंश वृक्ष बनाने का, लेकिन मैंने उस पर ऐतिहासिक उसमें उसके साथ साथ जो मैंने कहा, जो हम पलायन जब हम करते हैं तो पलायन के पीछे हम सारी चीज़ छोड़ जाते हैं, हमारी लोक भाषा छोड़ जाती है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, 16 श्रृंगार जो भी है वो सारे छोड़ जाते हैं। तो वही मैंने उसमें उकेरने का काम किया है। तो जल्दी आपके सामने होगी। बहुत, उसके लिए आपको शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद अमर उजाला का और आप अमर उजाला परिवार का, कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित इस योग्य मुझे समझा, और भविष्य में आप भी और मौका देंगे, ऐसी मेरे विश्वास है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ सत्यानंद बडोनी जी, और ऐसी ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।